बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किलात की ऐसी बस में सवार है जिसका ड्राइवर गायब है और ब्रेकें फेल हो चुकी हैं। मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे और निकलने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता। एक तरफ मुसलसल 9 मई के वाक़यात की मजम्मत और सच्चे दिल से माफ़ी मांगने का दबाव है तो दूसरी जानिब इसके बगैर नाअहलियाँ, कैदोबंद की सौबतें और सजाएं मुकद्दर बनती चली जा रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल में जब 3 अपोजिशन लीडर नाअहल हुए तो बानी PTI ने सेनेट के लिए आज़म सवाती और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। मगर सवाल यह है कि ये फैसला क्या दुरुस्त है या फिर महज वक्ती जोड़ तोड़? क्या PTI वाकई महमूद खान अचकज़ई को दिल से अपोजिशन लीडर मानेगी या ये अपनी ही क़यादत पर अदम एतमाद के मुतरादिफ है? दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब सिंध मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। रोशनियों का शहर कराची इस वक्त स्याह बादलों की यलगार और मुसलसल बारिशों के बायस पानी पानी है। नालों के बर वक्त सफाई, अर्बन फ्लडिंग से निपटने के दावे और तमाम तर तैयारियों के वादे बारिश के पानी में कहीं बहसे गए हैं। नतीजा ये निकला कि सड़कें तालाब बनी, शाहराहें गाड़ियों के कब्रिस्तान में तब्दील हुई और रिहायशी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सवाल ये है कि टूटी फूटी सड़कें, निकासी आपका बदतरीन निज़ाम और बुनियादी रेस्क्यू सर्विस से महरूमी ही क्या कराची के अवाम की किस्मत है या फिर असल मसला इंतजामी नाकामियां हैं जो बार बार शहर को दबोए देती हैं? उधर पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी इस वक्त दुनिया भर में मौजूद गुफ्तगू है। आलमी जरीदे पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी और डिप्लोमेसी की तारीफें कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए हैं और दुनिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सफारतकारी की मौतरफ है। सवाल यह है कि पाकिस्तान इन बढ़ते हुए ताल्लुकात के फवायद किस तरह से अपने अवाम तक पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान का सह-अफ़रीकी इजलास भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, सलमान आबिद साहब, इसार राना साहब और अनवर रज़ा साहब। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मैं गुफ्तगू अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कर रही थी, इस सिलसिले में सलमान अकरम रज़ा साहब ने क्या गुफ्तगू की है और उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब का एक बयान बड़ा ताज्जुब सा महसूस हुआ। तो दोनों जो है ना ये उनकी गुफ्तगू सुनिए। हुई होगी, 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। कानून के मुताबिक ट्रायल करो। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी। जी, ये तो आपने बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू सुनी। जरा सलमान अकरम राजा साहब ने जो कल ऐलान किया है वो भी सुनवा दीजिए। अच्छा चले, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, उसके बाद में फिर मैं आपको सुनवाई। चलें जी, जरा सुनाइए। जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आज़म सवाती साहब को। जी, तो महमूद खान अचकज़ई और आज़म सवाती, इन दोनों की नामजदगी भी मंजर आम पर आई है। इसमें बहुत सारे सवालात हैं जिनको जन्म दे दिया है। सलमान आबिद साहब, बताइएगा ज़रा मुझे। सबसे पहले तो ये जो सलमान अकरम राजा साहब ने जो अनाउंसमेंट की, जो कि बज़ाहिर फैसला तो जाहिर सी बात है बानी PTI का है, महमूद खान अचकज़ई साहब हो या आज़म सवाती साहब, आपके नज़दीक ये फैसला दुरुस्त है या गलत है? देखिए जो मौजूदा सूरत हाल है और जो सूरत हाल का सामना है PTI को, उसमें तो शायद महमूद खान अचकज़ई उनके पास एक ऐसे बंदे बचते थे जिनके ऊपर एतमाद किया जा सकता था। अच्छा। उसकी एक वजह है, एक तो पार्टी के अंदर भी कुछ दाखिली इख्तलाफात हैं। अगर आप किसी को नामजद करेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, फिर तीसरा नाराज हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि इनके ऊपर एक नाहिली की तलवारें भी लटक रही हैं और कहा जा रहा है कई अरकान असम्बलियों को मजीद नाहिल किया जा सकता है। हो सकता है जिसको अपोजिशन लीडर नामजद किया जाए कल उसके ऊपर भी तलवार लटक जाए। तो इसलिए महमूद खान अचकज़ई के ऊपर तो ये तलवार नहीं लटक रही ना, वो एक और पार्टी के सरबराह के तौर पर मौजूद है। तो इसलिए, और दूसरी बात यह कि वो जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट है उसकी सरबराही भी उनके पास है, महमूद खान अचकज़ई के पास। तो शायद इस वजह से बानी PTI ने उन पर एतमाद किया होगा कि वो इस वक्त लीड करें सारे मामलात को, और PTI को कहा होगा कि वो इनके साथ जो है ना खुलकर इनका साथ दे। लेकिन ये इतना आसान फैसला नहीं है। यानी PTI जैसी बड़ी पार्टी को नजरअंदाज करके जब आप ये बना रहे हैं तो पार्टी के अंदर जो ग्रुप बंदी है उसमें फिर मजीद सवालात उठेंगे। अब देखना सिर्फ ये कि उसको कैसे टैकल किया जाता है। आज़म सवाती का मामला तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि वो PTI के साथ मुंसलिक है और वो PTI उसको एडजस्ट कर लेगी। लेकिन मुझे महमूद खान अचकज़ई के ऊपर, और फिर ये भी देखना होगा कि महमूद खान अचकज़ई क्या रोल प्ले करते हैं बतौर अपोजिशन लीडर। यानी उनका रोल PTI को सपोर्ट करेगा
या उनका रोल मजीद पीटीआई तकलीफ को बढ़ा देगा। मजीद मसाइल पैदा करेगा। तो ये भी चीज हमें देखनी होगी कि महमूद खान अचकजई का अपना रोल क्या बनता है। अच्छा, एक तरफ तो हम महमूद खान अचकजई के रोल की बात करें सलमान आबिद साहब, लेकिन वेस्टरगार्ड साहब की भी गुफ्तगू मैंने आपको सुना है, इसमें 9 मई के मामले की मजम्मत के हवाले से चंद अल्फाज का इस्तेमाल किया। मुझे ये पॉलिटिकल साइड उनकी समझ नहीं आई, क्योंकि बानी पीटीआई का तो बयान कुछ और ही है। नहीं 9 मई के बारे में तो देखिए मुजम्मती बयानात पीटीआई के कई लोग दे चुके हैं, ठीक है, कोई एक बात नहीं है। और खुद बानी पीटीआई ने भी ये कहा था कि ये वाकया नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो एक मुतालबा किया हुआ है कि 9 मई के वाकयात के लिए अदालती तहकीकात के लिए एक अदालती कमीशन बना दिया जाए, लेकिन जो अभी तक नहीं बना है। तो इसलिए जब तक ये चीजें नहीं होंगी वो सवाल तो वहीं पर रहेगा। और मैं खुद कहता हूं कि पीटीआई ने जो 9 मई की मनसूबाबंदी की थी ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर इस तरह से, और इवन एहतजाज की भी जो, अगर मैं इसको तशद्दुद तक ना लेके जाऊं, एहतजाज भी शायद जो है ना वो वहां पर नहीं होना चाहिए था, उसके लिए कोई और जगह देखनी जानी चाहिए थी। तो इसलिए पीटीआई के अंदर बहुत से लोग ये इतराफ कर चुके हैं कि 9 मई का वाकया गलत हुआ है, और अगर हमारी पार्टी से भी हैंडलिंग गलत हुई है तो उसका भी उन्होंने इतराफ किया है। लेकिन साथ साथ ये मुतालबा उनका बदस्तूर मौजूद है कि क्या पीटीआई के ऊपर जब ये इल्जाम साबित किया जा रहा है तो क्या इसकी कोई अदालती तहकीकात होंगी या सिर्फ हुकूमत के इमा के ऊपर ही ये इल्जामात उनके ऊपर लगा दिए जाएंगे। सही। तो इसार राना साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सलमान आबिद साहब की, उनके नजदीक तो महमूद खान अचकजई साहब की जो अपॉइंटमेंट है या यूं कह लीजिए कि नामजदगी है ना, अभी तो फिलहाल अभी तो ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि उधर से पेशावर हाई कोर्ट ने भी स्टे दे रखा है। तो आपको ये सियासी खुदकुशी मालूम होती है या फिर आपके नजदीक एक दुरुस्त फैसला है? क्या फोर्सी कर रहे हैं आप इस फैसले के बाद? देखिए, इमरान खान के लिए तो सब यही कहते हैं ना कि वो तो किसी सियासी डायलॉग पे यकीन नहीं रखता, किसी को अपने साथ नहीं मिलाता। उसने तो इससे भी 2 कदम आगे चला गया और उसने जाके ये किया कि उसने एक अपनी पार्टी के अलावा किसी बंदे को अपोजिशन लीडर बना दिया। मतलब इससे ज्यादा तो कोई बंदा पॉलिटिकल एंगेजमेंट में नहीं जा सकता। दूसरी बात ये है कि नहीं, तो इस पॉलिटिकल एंगेजमेंट का उनको नुकसान होगा या आपको लगता है कि फायदा हो सकता है साराना साहब? क्योंकि महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो आपको पता है कहीं और भी काबिल कबूल नहीं है, तो इसीलिए तो उन्हें बनाया गया है। अच्छा, कि जो वो क्या नाम है, चौन से आम पीटीआई अकेले चूप रही है, वो कोई और भी चूप ले। ठीक है ना, तो बाकियों को भी इसका जरा मजा आ जाए। दूसरा ये कि ये कैनवस भी बढ़ जाए, खाली पीटीआई पे अब बात ना रहे, ये ले कि जी बाकी अंदर नाल भी जो रहा है वो एक इमरान खान नैरेटिव जो है वो बना रहे। और बड़ा दुरुस्त फैसला है। अगर मैं ये बात मान लूं कि पीटीआई में ग्रुपिंग है तो फिर इससे अच्छा तो फैसला कोई भी नहीं है कि उन दोनों ग्रुपों में से किसी को नहीं लिया और उन दोनों ग्रुपों को मौका नहीं मिला एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने का। तो ये तो एक बड़ा वाइज डिसीजन है। और वैसे भी अचकजई साहब का एक सियासी कद काट है और वो बड़े धड़ल्ले की सियासत करते हैं। तो एक ऐसा शख्स जो पार्लियामेंट में हो और फिर वो हो भी एक छोटे सूबे से, तो आप के लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे उसकी जबान बंद करना। जबकि आप छोटे सूबों के अंदर लड़ रहे हैं इस नैरेटिव के खिलाफ कि उनके लिए कोई घुटन का सा माहौल है, तो अचकजई की जबान बंद करना फिर एक मसला बन जाएगा। और दूसरी बात यह कि गौर साहब ने जो कहा कि हम फरिश्ते नहीं, तो बिल्कुल ठीक कहा। हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है, हम में से एक बंदा भी फरिश्ता होने का दावा नहीं कर सकता। तो जब हम दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले, एक कमीशन बनाए, दूध दा दूध ते पानी कर दें, पता चल जाए, खत्म हो जाएगी बात, हमेशा के लिए मकाम ही मुक जाए ना। ये जो एतराज होता है कि जी ये देखें ये अदालतें सजाएं दे रही हैं, ये दे रही हैं, कमीशन बने, असल चीजें सामने आ जाएं, जजेस बैठ के बाद कल चाहे 26वीं तरमीम वाले जज क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा रिजवान रसी साहब, इसार राना साहब के नज़दीक तो एक वाइज डिसीजन इस एतबार से कि अगर ग्रुपिंग है भी तो ना साडा बंदा तो ना तोड़ा बंदा ही आपने पार्टी से बाहरों लाके खड़ा कर दिया तो वो वाले मसाइल ही नहीं रहेंगे। फॉर इंस्टेंस मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत बाहर अभी है, ठीक है, उनके लिए महमूद खान अचकजई साहब काबिल कबूल हैं, लेकिन क्या बतौर अपोजिशन लीडर आपको लगता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी राहें हमवार करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा एक लाइटर नोट के ऊपर, मेरा भाई जो है इसार राना, मैं इसका नाम पीटीआई की तरफ से पंजाब असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए जो है वो पेश करता हूँ। और इसको मतलब जितने अच्छे तरीके से ये पीटीआई की पार्टी करते हैं, नहीं केस प्लीड नहीं करते, पार्टी पर्सपेक्टिव बयान करते हैं। शायद पीटीआई
भी ना कर पाए, खुद भी ना उसके लोग ना यही कर बात पाए। वैसे हम आपके बारे में करते हैं जब नूनी की मौके की बात आती है। देख ले फिर मुझे इसार राणा ने ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਵਾਰਡ नहीं गिला मिलता। करते हैं कि पब्लिक न्यूज वाले वो वाला क्लिप उठा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लगा देते हैं। लगा देते। अच्छा, मजे की बात ये है कि मैं इसीलिए नामजद कर रहा हूँ कि इसार राणा साहब जो है वो वांगे दोहल बात कहते हैं। देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है जो इन्होंने बयान कर दिया कि बड़ी अक्लमंदी की बात की। दूसरा पहलू इसका ये है कि यार अपनी पार्टी में से कोई बंदा ही इस काबिल नहीं था कि जिसको वो लीडर ऑफ द अपोजिशन कर सकते। ठीक है। लेकिन देखिए अचकजई साहब के नजरियात से इख्तलाफ कर सकते हैं आप, लेकिन अचकजई साहब जो हैं वो डायलॉग के आदमी। अचकजई साहब की एक फोन कॉल के ऊपर है नवाज शरीफ, उनकी एक फोन कॉल के ऊपर है जरदारी साहब, उनकी एक फोन कॉल के ऊपर है मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो डायलॉग कर सकते हैं। आप मुझे बताइए पूरी पीटीआई की क़यादत के अंदर इसके पास ये सलाहियत है कि वो पाकिस्तान की जो नेशनल लीडरशिप है उसके साथ इंगेज कर सके। गौहर साहब की ये कैपेसिटी नहीं है। एक शख्स हो सकता था जो जेल में है, शाह महमूद कुरैशी जी, वो जेल में है। तो बाहर दस्तयाब लोगों में से अगर किसी ने डायलॉग करना, मैं इसको ना एक और पहलू से देखता हूँ। मंडे को एक हमारे कुलीग बरखुरदार रिपोर्टर हैं, जूनियर तो नहीं है, वो सीनियर है खैर, लेकिन हमसे जरा उम्र में छोटे हैं तो इसलिए मैं लिबर्टी ले रहा हूँ। उन्होंने आके बताया कि जी डट के खड़ा है कप्तान। हाँ। कल अली साहब गए हैं, वो जो अली बुखारी साहब तशरीफ लेके गए हैं और उन्होंने बताया कि जी कप्तान साहब को तो पता ही नहीं है कि ये माफी की बात क्या बाहर चल रही है और क्या नहीं है। और उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि क्या उनको अखबारात और टीवी नहीं मिल रहे, तो उन्होंने कहा जी नहीं मिल रहे, हालांकि पिछले दिनों ये बताया गया था। कल जो ट्वीट आया है ना उनके ट्विटर से, पर्सनल ट्विटर से खान साहब का, तो उसके अंदर उन्होंने काफी अरसे के बाद पाकिस्तान की एक असली शख्सियत के लिए मुख्तलिफ अलकाबात जो वो इस्तेमाल करते रहते हैं और डेरोगेटरी अलकाबात जो हैं उनमें से किसी का जिक्र नहीं किया। अच्छा। और आज जो है वो गौहर साहब ने कह दिया कि जनाब गलतियां हो जाती हैं और हम उस पर माजरत खां हैं। तो मेरा ख्याल है बातें पॉजिटिव सिमत में जा रही हैं। आज अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई जनाब बानी पीटीआई की बेल की दरखास्त के अंदर चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन भी सुन लें, उनको भी मेरे इस आर्गूमेंट का हिस्सा बना लें। तो उन्होंने कहा है कि जी प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि बेल क्यों ना दी जाए। यानी उन्होंने तो एप्लीकेंट को सलमान सफदर साहब को कहा नहीं आप बैठिए, ठीक है, ये उन्होंने साबित करना है कि बेल क्यों ना दी जाए, क्विकली कंप्लीट कीजिए। ठीक है। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि चीजें कुछ मुस्बत सिमत में बढ़ रही हैं। चले, और बाकी की सिमत हम अनवर रजा से पूछ लेते हैं। अनवर रजा, ये सियासी सैलाब का रुख आपको कौन से सिमत रहता हुआ नजर आ रहा है? ये वाकई ये हम उस तरफ जा रहे हैं, लड़ाई माफ करो अल्लाह का घर साफ करो? ज़रिया बहुत शुक्रिया। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात मालूम है कि महमूद खान अचकजई ताकतवर हलकों में पसंदीदा शख्सियत नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ा पॉलिटिकली बड़ा वाइज डिसीजन किया है। वो देखिए कि उन्होंने एक सॉफ्ट इमेज के शख्स को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया, आजम सवाती साहब को, और एक हार्ड लाइनर जो है महमूद खान अचकजई, उन्होंने कौमी असम्बली में उन्होंने अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। ये क्यों कर किया गया? उन्होंने हालात को देखा और ये अच्छा फैसला है कि अगर तो मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ती है तो महमूद खान अचकजई बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि तमाम नेशनल लीडर्स को ऑन बोर्ड लेंगे और उनकी बात को संजीदगी से लिया जाएगा। दूसरा ये भी ठीक है कि आजम सवाती जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू में ज़रूर उनको ये एज हासिल होगा और इमरान खान साहब ने उन्हें कई मरतबा इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए कहा भी है और उन्हें बात की भी है, वो राब्तों में भी हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली के साथ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो उनसे बातचीत कर रही है। ये आने वाले दिनों में आपको ये मुज़ाकरात जरा पब्लिक होते हुए दिखाई देंगे। ऑफिशियली तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है मुज़ाकरात की। जी आपको ये ऑफिशियली फिर बाद में ये अनाउंस होंगे और आपको दिखाई देंगे आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात। देखिए महमूद खान अचकजई एक बड़े समझदार और वाकई ये बात दुरुस्त है कि एक छोटे सूबे से आए हैं और ये बात उन्होंने दूसरे, अगर मैं पहलू का जिक्र करूं कि अगर बानी पीटीआई की ये सोच होगी पॉलिटिकली कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर को मत्था लगाने की बात होगी तो महमूद खान अचकजई को इस्तेमाल किया जाएगा, आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस और उस प्लेटफॉर्म के जरिए उनको आगे लेकर जाया जाएगा। और अगर मुज़ाकरात की बात होगी कमेंट कर दीजिएगा अनवर साहब, आपको लगता है वो जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्तफा नवाज खोखर साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब भी अक्सर ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं, तो ये कोई राह निकाल सकते हैं महमूद खान अचकजई साहब ग्रैंड डायलॉग की तरफ? बिल्कुल। देखिए एक तो वो
उनका ताल्लुक सुबह बलूचिस्तान से है, सही। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने हमेशा जो नेशनल लेवल के लीडर है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनके ज़ाती मरासिम है, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ या आसिफ जरदारी साहब के साथ हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी उनके अच्छे मरासिम है। वो जितने नेशनल लीडर हैं उनके साथ बैठकर ग्रैंड डायलॉग की बात कर सकते हैं, ठीक वो है। दरमियानी राह निकाल सकते हैं। इसलिए उन्हें शायद इमरान खान ने अपोजिशन लीडर नामजद किया है। और दूसरा, उनके जहन में यह भी होगा, जो मेरा ख्याल है, मैं पोलिटिकली देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कि अगर वो समझते होंगे कि तहरीक मामलात मुज़ाकरात के जरिए आगे ना बढ़ पाए, तो फिर अगर तहरीक की बात करते हैं तो आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो के तहरीक प्लेटफॉर्म से, है हाँ। उसके जरिए भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक दोनों है। पहलुओं से उन्होंने ये देखकर बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। ठीक है, तो आप जितने भी साहिब की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि व्हाट्सएवर इट इज, चाहे उन्हें अपनी क़यादत पर अदम एतमाद कहें या कुछ भी कहें, पॉलिटिकली एक अच्छी मूव है जो कि बानी पीटीआई ने खेल ली है। लेट्स सी कि इसके समरात उस तरीके से मिलते हैं या नहीं मिलते आने वाले दिनों में। एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कल शहर कायद में बारिश हुई और बारिश इतनी हुई कि ऐसे मालूम हो सका कि शायद बारिश की गलती थी कि वो कराची में इतनी ज़्यादा हो गई और फिर हमने ये देखा कि कराची डूब गया। ऐसी कोई पहली बार नहीं हुआ, मुतादिद बार ऐसा हो चुका है। जब मैं कराची में थी तब भी यही सूरत हाल थी, जब कराची में नहीं थी तब भी यही सुनने को मिलता था मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। और कल जो हमने देखा वो नज़ारे भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। पर मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है कि सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी, शहरी हुकूमत पीपल्स पार्टी, टाउन्स या डिविजन्स की जो मैनेजमेंट है पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी, KMC पीपल्स पार्टी, तो फिर ये सारा ना, इसके बाद तो यही कहना बनता रह गया है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। देखें, आप लोगों ने चूंकि साइंस नहीं पढ़ी, तो मेरी तो फिजिक्स में कम पार्ट थी, मैट्रिक में। आपको नहीं पता, ये एक असूल है कि कम बारिश हो तो कराची कम डूबता है, ज्यादा बारिश हो तो कराची ज्यादा डूबता है। तो ये फार्मूला एक सिंपल सा। ठीक। दूसरी बात यह है कि आप खाली बारिश ना देखें, अच्छा, बारिश से जुड़ी हुई आप चीजों को देखें। वहां पिछले 18 घंटे से मुझे इतला मिली कि लाइट नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मुख्तलिफ इलाकों में जिंदगी उनकी तबाह हो गई, अजीरन हो गई जिंदगी। ठीक है ना, किसी से कोई राब्ता नहीं, बच्चे जो चले गए रात तक उन्हें ढूंढते रहे। बारिश हो गई, बड़े शहरों में भी हो जाती है, बड़े शहर भी डूब जाते हैं। असल ये कि जो उस पे इंतजामिया रिएक्ट करती है वो कितना सही करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को ज़ियाउल-हक नहीं मार सका। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को मारा जरदारी साहब ने, और ये कराची के पानी के अंदर उनको जो है ना डुबो के मारा। एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, हर दफा जब बारिश होती है आपको एक ही सीन देखना पड़ता है, और हर दफा आप ये कहते हैं कि डूबते हुए कहीं जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। भाई ऐसे नहीं होता। आप पिछले 40 साल से बिला शिरकत गैरे सिंध के ऊपर बैठे हुए हैं, उसके वसाइल के ऊपर बैठे हुए। आर्मी चीफ साहब से ताजरों ने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पे ये जो एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है ताकतवरों का, इसे खत्म कर दें, हम आपको इतना पैसे दे देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। और वो खत्म नहीं कर पाते। तो क्या हम माफियाज के हमने खाते डाल दिया कि भाई ये शहर तेरे वाले, या ये सूबा तेरे वाले, ये सूबा तेरे वाले। मेरी हरदिल अजीज वजीर आला कह रही थी कि कोयटा वो जापान को हमने लाहौर को जापान के बराबर ले आना है। तो मुझे दुख हो रहा था कि हमने फिर टोक्यो को कितना के नीचे गिरा देना है लाहौर के बराबर लाने के लिए। हालांकि उन्हें मुझे लेके जाना चाहिए था, मैं खुद जापानी हूँ या तालीम हासिल करने आया हूँ कंप्यूटर की। 50-50 लोग आप ले जाएंगे, तो आपने सैर सपाटा बनाया हुआ, ये मुल्क आपके लिए मौज मेले का है, झूले झूले पाई पाई जोर दी और गाते फिरें, क्या फर्क पड़ता है। कराची वाले डूब जाएं, मर जाएं, तबाह हो जाएं, उनके घर गिर जाएं, उनके घरों के अंदर जो है ना अगले कई सालों के लिए वीरानी आ जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है। आप मुर्तज़ा वहाब साहब बैठ के वीडियो बनाएं, और गवर्नर सिंध जो है ये मंजर जो आपने बयान किया ये मुझे बनेर का लग रहा है, वैसे कराची का नहीं लग रहा। ये घर गिरने वाला, तबाह होने वाला है ना, वहां पे तो नेचुरल। जी मेरे घर वहां पे है ना। अच्छा। वैसे तो पाकिस्तान में कोई भी छत गिरे रजी साहब, वो मुझे लगता है मेरे घर की छत गिरी है, क्योंकि मैं इसमें विचों निकल के इस गरीब तबके का नुमाइंदा हूँ। ये इस मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। तो मुझे जितना मुझे दुख हो सकता है, मुझे और किसी और को नहीं हो सकता। लिहाजा ये मुझे तो ऐसा लगता है कि हम तो पैदा ही यहाँ पे मरने के लिए, कुछ ले जाने के लिए। कराची वालों के साथ जो हो रहा है ये तो बहुत कम है। इनका गवर्नर को चाहिए आज फिर स्टेज पे खड़े होकर डांस करें कि उन्होंने किस किस्म के फैसले लेने की बड़ी। हाँ जी,
मेरा जुमला एक सुन ले, उसके बाद आप फिर आगे जाइएगा कि ये फिर मौका है कि जो सिंध का गवर्नर है ना, उसे चाहिए कि फिर स्टेज पे खड़े होकर डांस करे जैसे कर रहा था, और साथ ये कहता रहे कि तुम जिससे मर्जी वोट डालोगे निकलेगा वही जो मैं चाहूंगा, और फिर उसके बाद उसी तरह ठुमके मारे। इसार राणा साहब क्या खूब कहा है आपने, क्योंकि जो बात मैं करने जा रही थी अपने सवाल के साथ आगे ऐड ऑन करके, वो आपने कहते ना मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए, तो कमाल ही कर दिया आपने। लेकिन सलमान आबिद साहब, मुझे ऐसा लगता है जैसे छिपा ने और ईदी ने कराची का ठेका उठा रखा है, बाकी ये जो गवर्नेंस है या जो कराची की इंतजामिया है, चाहे मेयर कराची हो या सूबे के वज़ीर आला हो, इनका शायद कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम मजबूरी तौर पे वेंटिलेटर के ऊपर खड़ा हुआ है। आपका पूरा गवर्नेंस का फेलियर है। अभी अगर लाहौर में इस तरह की बारिश हो जाए जिस किस्म की कराची में हुई है, तो आपको लाहौर का मंजर भी वही ऐसा ही नजर आएगा जो आपने कराची में देख लिया। हाँ। सवाल ये है कि इसकी बर्बादी में तो माशाल्लाह एमकेएम ने भी पूरा हिस्सा डाला है, और अब पीपल्स पार्टी भी पूरा हिस्सा डाल रही है। पहले पीपल्स पार्टी को ये गिला होता था कि कराची में हमारी हुकूमत है, और इसलिए कराची की जिम्मेदारी जो है ना वो एमकेएम पे डाल के खुद को बचा लिया करते। अब तो मुर्तजा वहाब साहब बैठे हुए माशाल्लाह, जिस तरह से वो बने हैं वो भी पता है कि एक जाली मैंडेट के जरिए बने हैं, किस तरह से वोट पड़े थे। इसलिए ये अब पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है और एमकेएम की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनकी इत्तेहादी है। इन्होंने जो शहर कराची का बेड़ा गर्क किया है, कब्जों के ऊपर, चाइना कटिंग के नाम पर, नजायज तजावजात के नाम पर पूरे के पूरे शहर को बर्बाद किया है। अब उसका कोई इम्पैक्ट जो है वो बारिश की सूरत में आपको देखने को तो मिलेगा ना। और जो हम देख रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है जिस तरह से डूबी हैं, और जिस तरह से मकानात डूबे हैं, जिस तरह से वहां का, और ये कौन सा रोशनियों का शहर है, अंदाजा लगाइए। कराची जो सबसे बड़ी इकोनॉमी का मरकज है, अगर उसका ये हाल हो सकता है तो बाकी शहरों के हालात के बारे में हम क्या रोना रहे। अभी सिंध के लोग कुछ मजाक उड़ा रहे थे जब ये बुनेर में वाकयात हुए और वहां पे ये हुआ, तो देखो जी केपीके की हुकूमत नाकाम हो गई, तो अब सिंध की हुकूमत भी नाकाम हो जाएगी। कल पंजाब में होंगे तो फिर हम कहेंगे पंजाब की हुकूमत भी नाकाम हो गई, और बलूचिस्तान में होंगे तो फिर उनकी नाकामी भी आ जाएगी। अलमिया है, चाहे हम बुनेर की बात करें, पीटीआई, ठीक है ना, तीसरी हुकूमत है सूबाई उनकी, हम पंजाब की बात करें, चौथी पांचवी मतलब यानी कि हुकूमत इनकी, ठीक है ना, नून लीग की। हम सिंध की तरफ चल जाए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो तो कोई बुनियादी रिफॉर्म्स उन्होंने क्लाइमेट चेंज के नाम पर नहीं किए। उन्होंने बारिशों से निपटने के लिए कोई इकदाम नहीं किए, उन्होंने सैलाब से निपटने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए, उन्होंने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया है। और उसके बाद फिर मुझे याद है जब मुझे नौकरी मिली थी कराची में एक टीवी चैनल पर, और जब मैं यहाँ से गई थी, खुदा की कसम मैं हैरान और परेशान हो गई थी कि ये कराची है और ये कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मतलब मुझे लगता है मैं वीराने में आ गई हूँ। अनवरजा, जो सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं कराची की, वो इंतहाई परेशान कुन है। वहाँ के लोग जो हैं वो घरों में महसूर हैं, ना बच्चे आज स्कूल जा सके, ना जो टीवी चैनल्स पर लोग हैं बैठे हुए, वो भी उन बेचारों ने 12-12 घंटे की शिफ्टें की हैं। तो सूरत हाल वहाँ पे इंतहाई जो है ना वो परेशान कुन है। कल मजहर अब्बास साहब की मैं गुफ्तगू सुन रही थी एक टीवी चैनल पर, उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस के सामने आज से अगर 40 साल पहले पानी खड़ा होता था तो आज भी सूरत हाल वहीं के वहीं है। देखिए, गवर्नर हाउस के बाहर के तक को हालात ठीक नहीं कर सके। मेहर बुखारी साहिबा को मैं सुन रही थी तो 1992 के अखबार का हवाला देके वो रिपोर्ट कर रही थी कि कराची में कितने कितने फुट पानी खड़ा है। सर, आज 2025 है लेकिन सूरत हाल वहीं की वहीं। अनवरजा, दरियाब शहर बर्बाद होगा तो हुक्मरानों के घर आबाद होंगे। यही कराची के साथ हो रहा है। आपने 40 बरस की बात की, ये बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, सबसे बुनियादी बात है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपने उसके तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरा करना होता है। पहली बुनियादी चीज़ है कि करप्शन होती है। आपने कुछ सड़क तामीर करनी है, उसमें करप्शन है, उसमें कमीशंस हैं। जब आपको लेट्स सपोज 1 अरब का काम है तो आपने 80 करोड़ खुद जेब में डालना है और 20 करोड़ का काम करना है, तो उसके हिस्से से करोड़ के तकसीम करने हैं। तो मुझे बताएं, उस सड़क को पहली बारिश ही उसकी कली खोल देगी, जो कराची के साथ हो रहा है। अब से नहीं, 50 बरस से कराची के साथ हो रहा है। दूसरी बात देखिए, इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जितनी भी हुकूमतें कराची में रही हैं, पीपल्स पार्टी, एमकेएम, इन सब ने अपने अपने दौर में ना तो वहाँ पर कूड़ा करकट का कोई बेहतर निज़ाम कर सके, ना निकासी आप का, ना बारिशों से मुताल्लिक कोई इन्होंने प्लान किया। ये कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं जो आपको नजर आए। क्या किया आपने? मेट्रो चला दी, ठीक है, चला दी, आपने सहूलतें दे दी। भाई, मेट्रो जिस सड़क पर चलनी है उस सड़क पर खड्डे पड़ेंगे जब बारिश होगी, उसको किसने दुरुस्त करना है? मेट्रो इसलिए चला दी, बसेस इसलिए इलेक्ट्रिक आप ले आए कि क्योंकि उसने आपको पता है कि उसमें हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। देखिए, कराची के हालात कोई आज के दिन के नहीं हैं। ये जिम्मेदारी बिल्कुल इनकी बुनियादी सियासी जमातों की है कि जो वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं लगते। मैं हैरान हूँ, एक और बात, चले नाम नहीं लेता,
वहां पर ना कराची में पैसे इकट्ठे किए जाते हैं अपने लीडरान की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। फिर आप देखिए कराची के घरों में अरबों रुपए जो हैं वो हमने देखे हैं कि मिले हैं। फिर ऐसे मैं आपसे अपील करता हूं कि आप नाम लें, जिसमें आप चाहते हैं कि मैं भी इधर से भी परे चला जाऊं, जितना खाए इतना ही रहने दीजिए। नहीं ले नाम लें, तो मुझे मैसेज करते हैं, मैं नाम लूंगा। आप मुझे मैसेज करें, मैं नाम लूंगा। अरबों रुपए घरों से निकल, आप मुझे मैसेज करें, मैं नाम लूंगा ब्रेक के बाद। पब्लिक मनी को इस तरह जब आप इस तरह बेदरेग इस्तेमाल करेंगे, उसको पब्लिक पे नहीं लगाएंगे तो फिर यही हालात होंगे। फिर बारिश हो, वहां पर पानी आ जाए, वहां पर कुछ भी हो, अवाम यही तरह तड़पते रहेंगे, इस तरह लोग फारूक करेंगे। मैं इस निशानदेही के साथ रजी साहब आपका तज्जिया भी लेना चाहूंगी कि वाकई बारिश सिर्फ एक मसला नहीं है। रजी साहब आप खुद भी तज्जियाकार हैं, मैंने खबरें काफी अरसे तक पढ़ी हैं और हेडलाइंस हम लोग ब्रेकिंग्स भी करते रहते। सर कचरे से लदे हुए नाले, उन नालों में गिर गिर कर बच्चे जो है ना वो जाँ बहक होते रहे हैं। फिर वहां पे सबसे ज्यादा रेशियो है कि कराची में सर सबसे ज्यादा इमारतें मुनहदम होती हैं, पूरी की पूरी इमारतें गिर जाती हैं, बिल्डिंग यहाँ गिर जाते हैं। ठीक है, बारिश मामूल से ज्यादा हो जाए तो ऐसे लगता है सर क्लिफ्टन उमड़ आया बाहर, सैलाब आ गया, वहां पे सुनामी आ गई है। देखिए कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और उसके मसाइल भी सबसे बड़े हैं और वो उनका आपने तज़किरा कर दिया है। इस वक्त जो है वो अब फिर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू होगा तो वो फलानी पार्टी ने नालों के ऊपर बिल्डिंग्स बनवाई और फलानी ने ये किया। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ, 3 शहरों में बारिशें हुई हैं गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान, लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर और कराची के अंदर, इस्लामाबाद में भी सर। ठीक है, इस्लामाबाद चूंकि वफाक है ना, हम तो सूबाई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ना, सूबों का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो इस्लामाबाद तो लाडला है। तो अब लाहौर में क्या सूरत हाल हुई, हमें एक गाली देने वाला बाबा मिला, हमने कहा देखें अवाम का प्रेशर है, ये अवाम के जज्बात है, ठीक है ना। अब देखिए पता नहीं क्यों हमारे मीडिया के ऊपर बैठे हुए दोस्तों को बुनेर का नाम लेते हुए, पेशावर का नाम लेते हुए दंदल पड़ जाती है और 56 घंटे हो गए लोग पत्थरों के पास बैठे हुए कि इसके नीचे हमारे अजीजों की लाशें हैं और वहां तक मशीनरी नहीं पहुंच सकी क्योंकि सड़क टूट गई है दरमियान में से। वो सड़क तामीर होगी, मशीनरी पहुंचेगी, दरख्त वहां से हटेगा। सिंध के अंदर पानी आया हुआ है और पानी, बारिशें ज्यादा हुई हैं ऑफ कोर्स, 200 mm बारिश हुई है। लाहौर में 450 mm बारिश हुई थी सर एक ही गो के अंदर। वहां पे एक गो में 156 और फिर दूसरे गो के अंदर कोई 180 इतने के mm बारिश हुई है और वहां पे ये हालात हो गया। लाहौर में 450, ये हमने बड़ी तजाहिल आरफाना के साथ लाहौर को मिला दिया पेशावर में तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो मौसमी तब्दीली की वजह से हुआ है। लाहौर में हुआ है तो मेरा भाई जो है वो मरियम नवाज शरीफ को जरूर उसका डिस्क्रेडिट देगा लाहौर का नाम लेके। भाई लाहौर में सबसे पहले पानी जो था वो निकला, बारिशें हर जगह पे होती हैं, देखना होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रिएक्ट करती है और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने वाले हमारे मुंतखब नुमाइंदे किस तरह से एक्ट करते हैं। तो ये एक बड़ी क्लियर मरियम नवाज की खूबी है कि उनके पास शोएब है, उस शोएब को याद रखती ना, निशान है, शोएब बताओ पानी है या नहीं है। ये खूबी भी उनकी है। पानी नहीं था, नहीं बिल्कुल नहीं था, इतनी देर के बाद पानी नहीं था। गाली देने वाला मिला, शोएब जो है वो कमाल का ही है। अगर घसीटने पे आए ना सेगमेंट को तो ये बात बहुत लंबी चली जाएगी। शोएब कमाल का ही है, शोएब कमाल का ही है। वो एक गाली देने वाला मिल गया, पानी नहीं मिला और आपने उसको पुलिस स्टेशन पहुंचा के मारा और फिर उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया, पहुंचा के हीरो बनाया, ठीक है ना। चलो शोएब कमाल का आदमी है वैसे रिजवान रज़ी साहब। चले जी एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस तो कुछ इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, जहां एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बदौलत पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के डंके बज रहे हैं, तो वहीं पर कुछ और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स होती हुई भी नजर आ रही हैं। आज भी वॉशिंगटन पोस्ट ने इस सिलसिले में जो है शाया किया कि दुनिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी की मुतरफ है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आज ही वज़राए ख़ारजा एक जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई, सह अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस थी, इजलास था अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान का, जिसका एलामिया भी मंजर यहाँ पर आ चुका है।
है, सिक्योरिटी के हवाले से और तिजारत के हवाले से गुफ्तगू हुई। मीनवाइल हम ये भी देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि चीनी वजारत खारजा पहले भारत का दौरा तो वो कर चुके हैं, लेकिन फिर काबुल जाएंगे और कल जो है उनका पाकिस्तान का दौरा जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो इन तमाम चीज़ों को इन इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान किस हद तक अपने मामलात में अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। रिजवान अजीज साहब, स्टार्टिंग विद यू, मुझे ये बताएगा आज की जो होने वाले इजलास के एलामिया है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, और जो जिस तरीके से आना है वज़ीर ख़ारजा ने चीन के पाकिस्तान, उनका कल दौरा एक्सपेक्टेड है, उसके बाद हम क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, चीन ने एक बात इस खित्ते के अंदर इस्टेब्लिश की है कि वो एक अच्छा और मौसर ब्रोकर है और वो पावर डील करवा सकता है। उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो सुलह करवाई और बाकायदा मुआहदे करवाए और उनके दरमियान सफारती तल्लुकात बहाल करवाए। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो डील हुई या अफगानिस्तान के साथ जो हमारे तल्लुकात के अंदर एक ठहराव आया, उसके अंदर भी हम चीन का किरदार नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब मुझे ये लग रहा है कि अब चीन जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो तल्लुकात की बेहतरी के लिए अपना किरदार देख रहा है। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अगले हफ्ते चीन के अंदर, उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने मतलब खुद अपना नाम दिया है कि मैं आऊँगा, और इधर से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का पहले ही नाम जा चुका है। और इस वक्त इस दुनिया इसको देख रही है कि जंग के बाद अगर ये दोनों ममालिक के सरबराहान एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, वो भी चाइना में, तो ये हो पाएगा। चीन जो है वो भारत के साथ अपने तल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाह रहा है। भारत की बड़ी ख्वाहिश थी, भारत की आला क़यादत ने चीन का दौरा भी किया, लेकिन कल जो स्पार्किंग हुई है ताइवान के इशू के ऊपर, जिसमें जो कम्युनिके जारी किया मुश्तरका बीजिंग से चीन की हुकूमत ने, भारत ने उसका डिनायल जारी कर दिया और कहा कि जी हम ताइवान के हवाले से चीन के साथ एग्री नहीं करते, यानी कि वो अमेरिका के साथ एग्री करते हैं। चीन ने भारत ने उसकी डिनायल जारी की, अगरचे ऑफिशियली जारी नहीं की, सोर्सेज के हवाले से जारी की, लेकिन जारी की। और ज़ाहिर है कि वो जो एक पिंगें बढ़ रही थी चाइना और भारत के दरमियान, हाँ। और कुछ लोग परेशान थे कि शायद पाकिस्तान का कोई इसमें नुकसान हो जाए, लेकिन वो हाँ। नहीं। मेरा ख्याल ये है कि वो कुदरत जो है वो पाकिस्तान के साथ मैं इसी तरफ मान ले तो सलमान नबी साहब, ये भारत का बुरा वक्त चल रहा है या पाकिस्तान का अच्छा वक्त चल रहा है, और अगर वाकई हमारा बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, हम इसको कहाँ पे कैश करवा सकते हैं? देखिए, बात यह है कि जो कुछ पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में जो कशीदगी हुई, उसके बाद तो यकीनी तौर पे भारत पे बुरा वक्त है और पाकिस्तान पे अच्छा वक्त है, और जो हमें सफारती अपॉर्चुनिटीज मिली हैं हमने उसका बड़ा भरपूर फायदा उठाया है। अब वही अमेरिका जो कहता था कल तक भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आज अमेरिकी रवैये में आपको बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। और पाकिस्तान को जो रूल आउट किया गया था या इग्नोर किया जा रहा था, आज पाकिस्तान अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में कहीं और खड़ा हुआ है, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में कहीं और खड़ा हुआ है, और बाकी दुनिया में भी कहीं और खड़ा हुआ है। तो एक सफारती अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट हुई हैं, उसने पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज भी बिल्ड किया है, और पाकिस्तान के लिए जिसे कहते हैं ना कि जो पहले था कि टेररिस्ट कंट्री है, उसको भी मिनिमाइज किया है कि पाकिस्तान एज ए रियासत कोई टेररिस्ट कंट्री नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म को फेस कर रहा है और टेररिज्म का मुकाबला कर रहा है। अब मसला ये है कि अगर आपने इसका फायदा उठाना है तो आपको जहां इलाकाई कॉन्टेक्स्ट में और जहां इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अपना कार्ड खेलने हैं, वहीं आपको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के भी कार्ड खेलने हैं। अच्छा। अब ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को आप नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते, यानी यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू है, यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का इशू है, यहाँ सिक्योरिटीज़ के इश्यूज हैं, यहाँ गवर्नेंस के फेलियर्स हैं। अब आप ये देखिए, अगर आपने अपने दाखिली मामला दुरुस्त ना किए तो ये जो बाहर की दुनिया से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हम इसको कैसे फ़ायदा उठा सकेंगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक और बड़ा चैलेंज ये है कि जिस तरह से हमें इंटरनल अपने कॉन्टेक्स्ट की चीज़ों को करेक्ट करना चाहिए, वहाँ पे हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उसके अंदर एक ये जो कोलिशंस हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, चाहे वो हुकूमत में है, अपोजिशन में है, उनको मिलकर, एस्टैब्लिशमेंट को मिलकर, ब्यूरोक्रेसी को मिलकर ये काम करना पड़ेगा। अभी आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी का ढांचा है, इसकी मौजूदगी में आप माशी तौर पे तरक्की कर ही नहीं सकते। ये इतना फरसूदा स्ट्रक्चर है कि इसके नतीजे में कुछ नहीं होने वाला। अब अगर आप ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, बाकी रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं करेंगे, तो फिर चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी? ठीक, तो इसार राना साहब, आज का जो एलामिया है उसमें यह भी कहा गया है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी, ये जो सी पैक है, इसको अफगानिस्तान तक तौसीह देने पर भी इत्तेफाक किया गया है। एलामिया तो आ गया, खबर भी अच्छी है, लेकिन ये आपको होता हुआ अमली तौर पर नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा
कि रज़ी को अवार्ड मिले ना मिले, अमन अवार्ड चीन को मिलना चाहिए, जिसने हम ईरान सऊदी अरब की सुलह करा दी, खामोशी से रोला नहीं डाला, पाकिस्तान अफगानिस्तान की करा दी, अब पाकिस्तान भारत की तरफ भी वो बढ़ रहे हैं। तो असल तो दाई वो हैं अमन के, वो लोग नहीं है जो जंग कराते हैं फिर खुद ही सुलह करा के कहते हैं पे पन्ना कुंडियां पे खींचना डोर, ठीक है ना। तो वो तो खामोशी से सारे काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई को भी अवार्ड मिले ना मिले, लेकिन चीन को ज़रूर मिलना चाहिए, मेरी दुआ है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, वो ये है कि जब तक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लिथियम जैसे और इस तरह के ज़खायर मौजूद हैं, अब अमेरिका भारत की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। और आप समझ लें कि कोई अचानक हम कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई हैं जो मिल गए हैं और एक दूसरे के निशान देख के हमने कहा कि वो हम वही भाई हैं और हमारे दरमियान, ये अमेरिका पहले भी हमें इसी तरह इस्तेमाल करता रहा है। अब अफगानिस्तान की जंग में वही लोग जो थे फ्रीडम फाइटर थे, फिर वही दहशतगर्द हो गए, वही पाकिस्तान सबसे पहले खड़ा होने वाला था, वही दहशतगर्द मुल्क हुआ। तो ये मैं तो अमेरिका पे कतन कोई ट्रस्ट नहीं करता। और मैं ये समझता हूँ कि चीन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर उसका कोई दोस्त ना रहे तो उसको दुश्मन भी नहीं बनाता, और उसने हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है। और बड़ा हो गया कि हम दोनों तरफ से इजी लोड करवाते रहें, क्या मैं हॉस्पिटल में खड़ी हूँ तो मुझे इजी लोड दे दो। अब हमें एक के साथ तो खड़ा होना पड़ेगा, और अगर हम ये समझे कि वो हमारा चूंकि अच्छा वक्त है लिहाजा सभी हमारे साथ चलेंगे तो हमारा अच्छा वक्त है, सवार नहीं हो सकते, वो अपने फैसले खुद करेंगे। बहुत अच्छी बात जी। ठीक। अनवर साहब, सलमान आप तो साथ मैं ये कर रहे समझता हैं और इसार राना साहब भी वो कह रहे हैं कि बैक वक्त हम दो कश्तियों के सवार हो नहीं सकते, और जाहिर सी बात है जो क्या कहते हैं हमारे बुजुर्ग हैं वो भी कई मकामात पर इस किस्म का कॉल जो है वो इस्तेमाल कर बैठे हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना आज के एलामिये में कि ये जो सी पैक रूट है इसको अफगानिस्तान तक एक्सटेंड किया जाएगा, पाकिस्तान में जो अभी फिलहाल हो चुकी है सी पैक की डेवलपमेंट, वो तो ऑपरेशनल है नहीं, वो तो फंक्शनल है नहीं। तो ये अफगानिस्तान की तरफ जो हम प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे ये बताएगा उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? अरे आपके सवाल की तरफ मैं बाद में आता हूँ, अगर आप मुझे भी इजाज़त दीजिए। अगर एसार राना साहब ने एहतजाज किया तो एहतजाज तो मेरा भी बनता है, लेकिन ना कि मेरा सूबाई हुकूमत से मेरा बहुत एहतजाज है। ये 17 इम्तियाज़ में ऐसे ऐसे नाम उन्होंने इंक्लूड किए हैं, हालांकि जो हमारे रजी साहब हैं उनकी खिदमत तो बहुत ज्यादा है, तो मैं भी एहतजाज करता हूँ और मैं कहूँगा भी उन्हें कि रजी को निशाने हैदर मिलेगा। नहीं अमेरिका तेनू लेके जाने ने वैसे अनवर रजा है वैसे देखो ना कमाल दी गल राना साहब निशाने हैदर सरकारी शहीद होना तय हो गया है कि तय हो गया कि मेरे रजी दादा भाई को निशाने हैदर के लिए पहले शहीद होना पड़ता है। आप रिजवान रजी को शहीद सुने सही, अमेरिका में खुद ही गया हूँ, मुझे कोई गवर्नमेंट नहीं लेके गए, रिकॉर्ड दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को ना डी ट्रैक कर देते हैं जानबूझ के। अच्छा, अब आपका जो सवाल था वो मैं उस पर आता हूँ। देखिए, अगर खित्ते में क्या में हम लाना है तो फिर हमें अफगानिस्तान और इसके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है। डिस्टेबलाइज कौन करता है? वो भारत करता है। पाकिस्तान को जिस तरह सफारती एज हासिल हुआ है, इस एज में अब हमें अपने खित्ते में अमन को कायम करना है, और उसके लिए हमारे मरासिम जो है चाइना के साथ बिल्कुल मिसाली हैं, और उसके साथ साथ हमें अफगानिस्तान के साथ भी बेहतर करने की जरूरत है। आपने जो कहा था कि इक्तिसादी राहदारी को हम अफगानिस्तान की तरफ लेके जाएंगे, देखिए इससे तजारत को मजीद फ़रोग मिलेगा, जो स्मगलिंग होती है बॉर्डर्स पर वो रुकेगी, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो खुशहाल होंगे, नौजवानों की जो महरूमियाँ वो ख़त्म होंगी। हमने इसको एक पहलू की तरफ नहीं देखना, दहशत गर्दी का खात्मा किया जा सकेगा, लिहाजा हमें डायलॉग करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ट्रेड की सूरत में मुज़ाकरात करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। तो मेरा ख्याल है अगर हम इस राहदारी को आगे लेके जाएं और इसको आगे तक एक्सपेंड करें तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक हम समझते हैं कि तरक्की आ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको विल की जरूरत है, आपकी नीयत ठीक होने की जरूरत है। आप गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल जरूर कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल अमायदीन हैं KPK के और बलोचिस्तान के, उनको भी अफगानिस्तान के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, क्योंकि भारत को फिर हम मजीद इसी तरह सफारती सतह पर मजीद हम उनको पीछे धकेल सकते हैं। तभी मुमकिन होगा जब हमारी विल होगी, और ये फील्ड मार्शल की विल तो नजर आ रही है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की भी विल नजर आनी चाहिए। जो हमारे मार्का हक के समरात हैं वो अब समेटने हैं पॉलिटिकल लीडरशिप ने। पॉलिटिकल लीडरशिप को वन स्टेप अबव जाकर काम करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है सफारती सतह पर उन्हें मजीद सोचना होगा, समझना होगा, और अपनी पॉलिसी को में थोड़ा सा शिफ्ट लाना होगा ताकि उसके असरात आम आदमी तक पहुंच सके। बिल्कुल, आपने सही कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप को भी अपना रोल निभाने की गवर्नमेंट की को विल हो ना हो,
मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट की विल है हो ना हो, उसे अपनी विल लिख लेनी चाहिए बस। लेकिन सारा राणा साहब, मैंने जो भाई हुकूमत से एहतजाज किया, मुझसे मुत्तफिक हैं कि नहीं? चले जी, कौन Agree, किससे मुत्तफिक है agree, मुत्तफिक नहीं है अब आप लोग व्हाट्सएप पे डिसाइड कर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत को देखना होगा कि उसने क्या जो है ना पोजीशन अपनी वाजे करनी है और किस तरीके से सफारतकारी को आगे लेकर चले, क्योंकि हर काम का ठेका तो पाक अफवाज ने नहीं ले रखा। जितना उन्होंने हमारे लिए कर दिया ये भी बहुत है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।